नमस्ते दोस्तों। तो इस सेट में हम चुनिंदा क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट में पूछे गए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए फिर इसमें हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया है, एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1, 2 और 3 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 180 रुपये हो तो उनमें 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखो 180 रुपये है तो इन रेशो में वो डिवाइड है, लेकिन इस रेशो से हम टोटल कर डिवाइड करेंगे। एक रेशो की वैल्यू इस तरह नहीं निकाल सकते क्योंकि इनके पैसे की वैल्यू अलग अलग होने की वजह से हम इन रेशो की वैल्यू निकाल लेंगे। इन रेशो की वैल्यू कैसे होगी, जैसे कि इसका 1 रेशो की वैल्यू है 25 पैसे के हिसाब से, तो 25 पैसे इंटू 1 रेशो जो उसका रेशो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 25 पैसे निकल के आ जाएगी। 10 पैसे वाले की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2 रेशो है उसके, इसलिए 20 पैसे निकल के आएगी। और उसी तरह 5 पैसे की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 5 और उसके रेशो से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पैसे निकल कर आएगी। इन सबको हम टोटल कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 20 40 हो गया और ये 5 इधर इसको दे दिया तो ये भी 20 में बन जाएगा। तो टोटल 60 पैसे, यानी कि टोटल रेशियो कितना है, 60 पैसे का है। और हमें टोटल कितने रुपए दिए हैं, 180 रुपये दिए हैं, लेकिन हमें रुपए में नहीं चाहिए, यहाँ पैसे में है तो इसको भी पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18,000 पैसे हो जाएगा। अब 18,000 पैसे 60 रेशो के पैसे के बराबर है। तो 60 रेशो के पैसे हम इस, यानी कि हमें क्या करना होता है, इसमें हमें सिंपली ये जो हमने वैल्यू निकाली है टोटल कर उससे डिवाइड कर देंगे, हमें एक रेशो की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो हम यहाँ से इसे डिवाइड करेंगे तो ये कुछ 0 से 0 कट जाएगा और 6 से हम जब काटेंगे तो 3 बार में चला जाएगा, यानी कि 300 निकल के आ जाएगा एक रेशो की वैल्यू। और हमें पूछा क्या है, 10 पैसे के सिक्के की वैल्यू, तो 10 पैसे के सिक्के की वैल्यू कितनी है, 2 रेशो है। तो सिंपली हम 300 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें 10 पैसे के सिक्के की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो क्या कितनी निकल के आएगी, 600 निकल कर आ जाएगी। इस तरह इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना होता है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसमें। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक व्यक्ति एक यात्रा में पहले 200 किमी की दूरी को 50 किमी प्रति घंटा की गति से तथा अगले 200 किमी की दूरी 70 किमी प्रति घंटा से तय करता है समझो, तो वो 400 किमी की यात्रा औसतन कितनी गति से तय करेगा, हमें निकालना है। तो देखो कई लोग क्या करते हैं, पहले दोनों की दूरी यानी कि टोटल दूरी कितनी है, 400 लेंगे और पीछे नीचे में क्या लेंगे, दोनों का समय जोड़ेंगे, यानी कि 200 को 50 से डिवाइड करेंगे और 200 को 70 से डिवाइड करेंगे, समय निकल जाएगा, समय जोड़ेंगे और निकालेंगे। इसमें कैलकुलेशन हो जाता है हमारा बड़ा, लेकिन आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अगर समान दूरी हो और दोनों स्पीड अलग अलग हो और समान दूरी तय कर रहे होगे तो एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, 2x इंटू वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई। एक्स यानी कि ए स्पीड को एक्स पकड़ लेंगे और इस स्पीड को वाई पकड़ लेंगे। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ 2 लेंगे और एक्स यानी कि 50 लेंगे और मल्टीप्लाई 70 लेंगे, डिवाइड बाय कितने करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आसानी से निकल कर आ जाएगा। ये 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 6 बार में चला जाएगा और 2 से और काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा और 35 का 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कुछ 175 आ जाएगा। और इसे 3 से हमें डिवाइड कर देना है। 3 से हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। ये 15 आ जाएगा, 2 हाजिर का आ जाएगा, 24 3 8 24 होता है, 4 8 बार में जाएगा, फिर 1 बचेगा, 3 आएगा, यानी कि किलोमीटर प्रति आवर्स निकल के आ जाएगा। इधर 3 3 3 आएगा, लेकिन हमारे ऑप्शन में हमें 58.3 किलोमीटर प्रति आवर्स दिया है, तो वही हमारा आंसर ऑप्शन डी का बराबर हो जाएगा। कुछ इस तरह से आसानी से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना होता है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योगफल 119 है तथा उनका एचसीएफ 17 और एलसीएम 170 है, तो संख्याओं के उत्क्रम का योग हमें बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें वो संख्या नहीं पता, तो हम पहली संख्या को क्या पकड़ लेंगे, x पकड़ लेंगे और दूसरी संख्या को y पकड़ लेंगे। ये हमारी पहली संख्या और ये हमारी दूसरी संख्या हो गई। अब इनके उत्क्रम की बात करें तो यानी कि इसके हर में क्या होता है, 1 होता है और उत्क्रम क्या हो जाता है, 1/x हो जाता है, यानी कि सिंपली इसका उल्टा हो जाता है। ये भी वैसा ही हो जाएगा, 1/ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ये दूसरी संख्या। और इन दोनों का क्या कर देना है, हमें योग बताना है। तो देखो अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम हो जाएगा, तो x इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस हो जाएगा तो ये y हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, इधर जाकर x हो जाएगा। 1 इसके सामने लगा है और इसके सामने लगा है तो 1 हम लिखते नहीं हैं। तो देखो अभी x प्लस वाई की वैल्यू हमें दी है, क्योंकि योगफल हमें दिया हुआ है कितना, 119 दिया हुआ है, तो हम ऊपर में क्या ले सकते हैं, 119 ले सकते हैं। और x इंटू वाई की वैल्यू हमें दी है कहाँ, देखो
HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF LCM का गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि हम 17 मल्टीप्लाई 170 लिख सकते हैं यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल। बस अब इसे सॉल्व कर लेना है। 17 से जब हम इसे काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। कुछ इस तरह से हमारा क्या 7/170 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। उन संख्याओं के उत्क्रम का योग कितना निकल के आएगा, 7/170 निकल के आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किसमें, सी में देखने को मिलेगा। इस तरह इसका ऑप्शन नंबर सी बराबर हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में हमें माध्य निकालने के लिए यानी कि मीन निकालने के लिए कहा गया है। मीन कैसे निकालते हैं, जैसे एवरेज को निकालते हैं उसी तरह, यानी कि इन सब सीरीज के नंबर्स को हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है, यानी कि योग कर देना होता है और फिर ये जितने संख्या है उस नंबर से हमें इन्हें डिवाइड कर देना होता है, माध्य निकल के आ जाता है। लेकिन इसी सेट में हमें माध्यिका, बहुलक और रेंज भी पूछा है अलग अलग सीरीज में। तो मैं अलग अलग क्वेश्चन ना लेते हुए इसी सीरीज में आपको माध्यिका, बहुलक और रेंज कैसे निकालते हैं इसी में बता दूंगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं। हम सबसे पहले माध्य निकालेंगे, लेकिन इससे पहले हम इस सीरीज को क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, क्योंकि रेंज और बहुलक और माध्यिका निकालने के लिए इजी हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या को पहले लिखेंगे 7, फिर 8, फिर 9, फिर है 10 और फिर एक और 10 है और फिर 16 है। इस तरह हमारा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले माध्य निकालना है, यानी कि इन सबका योग करना है। योग कैसे करेंगे, इसमें से एक को यहाँ दे देंगे तो ये 8 बन जाएगा और इसमें से एक घटने की वजह से ये भी 8 बन जाएगा। तो 8 का टेबल सीधा 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 हो जाएगा। और ये 10 और ये 10 20 इसमें जोड़ देंगे तो 44 हो जाएगा। और फिर 44 में 16 को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो योग हमारा निकल के आ गया 60। और कुल संख्या कितनी है, ये 1 2 3 4 5 6 है। तो 6 से हम डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, माध्य यानी मीन निकल कर आ जाएगा। अब बात करेंगे माध्यिका यानी मीडियन की। तो मीडियन होता है, मीडियन नाम से ही पता चल रहा है कि बीच की संख्या होती है, लेकिन ये संख्याएं कितनी है, कुल 6 संख्या है। तो इसके बीच की संख्या तो 6 में होगी नहीं, क्योंकि यहाँ आएगी 3 नंबर की और इधर से ये 3 नंबर की आएगी, यानी कि सेंटर में 2 संख्याएं आ रही है। अगर ये ऑड होता तो सेंटर में सीधी सीधी संख्या आ जाती, वही हो जाता है हमारा क्या, माध्यिका। लेकिन इसमें 2 आ रही है तो इन दोनों को हमें जोड़ देना होता है, यानी कि हम 9 और 10 को हम जोड़ेंगे और इसे कर देंगे किससे, 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या माध्यिका यानी कि मीडियन निकल के आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 19, 19 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9.5 निकल के आ जाएगा। तो इस तरह इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, 9.5 हो जाएगी। अब बात करेंगे बहुलक की। तो बहुलक वो संख्या होती है जो कि उस सीरीज में सबसे ज्यादा बार आती है, वही संख्या बहुलक कहलाती है। तो इस सीरीज में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ही संख्या 2 बार रिपीट हुई है, यानी सबसे ज्यादा बार सिर्फ एक ही संख्या आई है, वो है 10। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब बात करेंगे रेंज की। तो रेंज का मतलब होता है कि कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है, यानी कि हमें रेंज कैसे निकालते हैं, सबसे छोटी जो संख्या है उसमें वो संख्या सबसे बड़ी संख्या से घटा देते हैं। यानी कि इस सीरीज की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 16 है, और 16 में से हम किसको घटाएंगे, सबसे छोटी संख्या यानी 7 को। 7 को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 को हम जब घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। तो इस तरह रेंज कितना निकल के आ जाएगा, इस सीरीज का 9 निकल के आएगा। कुछ इस तरह से माध्य, माध्यिका, बहुलक और रेंज कैलकुलेट करते हैं। चलिए तो फिर अब आगे का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें हमें एक इक्वेशन दी गई है और कहा गया है इसके हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो देखो इस इक्वेशन के गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर है, तो हमें क्या करना है, नंबर के ही गुणनखंड कर देने हैं। लेकिन गुणनखंड कुछ इस तरह से करने हैं कि उनका योग यहाँ पे जो संख्या आती है, जैसे कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ और भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है, प्लस का 1 आना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, इसके 2 गुणनखंड कैसे करेंगे, ये 5 और 4 हो जाएगा। लेकिन इन दोनों का योग कितना आता है, 9 आता है, हमें लाना है 1। तो हम क्या कर देंगे, इसे माइनस का कर देंगे और इसे प्लस का कर देंगे। अब आप इसका योग करोगे तो सिंपली 1 आ जाएगा। बस ये हो गया। अब 2 गुणनखंड हो गए। अब आपको क्या करना है, x के साथ ये पहली वैल्यू को लिख देना है, जैसे कि x + 5 और ब्रैकेट कर देना है, और x के साथ ये दूसरी वैल्यू जो हमने लाई उसे लिख देना है, यानी कि -4 लिख देना है। हो गए हमारे 2 गुणनखंड। कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बराबर हो जाएगा, जो कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 10 210 की वैल्यू क्या हुई है पूछी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें तो सब चीजें पता ही होनी चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या 10 कितना हो जाता है, 10 180 + 30, ऐसे हम इस 110 को लिख सकते हैं। तो इस तरह हमें इसे लिख देना होता है, यानी कि 10 210 की वैल्यू हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 10 180 + 30। तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 210। तो हमें सिंपली फिर क्या कर देना होता है, 10 30 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी होती है। 10 30 की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, जो कि आपको चार्ट से पता
चल जाएगी। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट पता हो तो आपको चार्ट से यह वैल्यू पता चल जाएगी कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है। तो इस तरह इसका क्वेश्चन 1/√3 हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक साइकिल के पहिए 44 किमी में 5000 चक्कर पूरे करता है। पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमें पहिए की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो पहिया कैसे होता है, कुछ इस तरह से गोल होता है और गोले की त्रिज्या देखो, अगर वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो एक चक्कर लगाएगा तो कुछ इस तरह से ये इतनी दूरी पूरी तय कर लेगा एक चक्कर में। तो उसी तरह 5000 चक्कर में कितनी की है उसने, 44 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो एक चक्कर की दूरी कितनी है निकालना है, तो इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, हमें परिधि निकालनी पड़ेगी। तो गोले की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। और कुल ये 2πr इंटू क्या कर देंगे 5000, यानी कि पूरे 5000 अगर चक्कर लगा लेता है वो तो कितनी दूरी तय कर लेता है, 44 किलोमीटर की कर लेता है। लेकिन हमें यहाँ क्या मीटर में है तो इधर भी मीटर में करना पड़ेगा, इसलिए हम इसे क्या 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि किलोमीटर का मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से। अब देखो यहाँ पर हमें कौन सी वैल्यू दी है, 2 दी है, और फिर पाई की वैल्यू 22/7 दी है, आर की हमें पता नहीं है, इंटू क्या है 5000 है, बराबर 44 इंटू ये 1000 हो जाएगा, ये 5000 है। ठीक है, फिर अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखो 22 से हम इसे काटेंगे 44 को तो 2 बार में चलाएगा, ये दो आपस में कट जाएगा, ये 0 ए 0 ए 0 ए 0 ए 0 ए 0 कट जाएगा। और फिर क्या होगा, इस तरह हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आर बराबर निकल के आ जाएगा। देखो ये 7 ऊपर हो जाएगा और ये 5 नीचे हो जाएगा। ये तो हमारा मीटर में निकल के आ गया, लेकिन आप ऑप्शन देखोगे तो सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर कितना होता है मीटर का, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो कितने, 2 बार में जाएगा, यानी 20 आएगा, और 20 का 7 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 140 आ जाएगा सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर त्रिज्या कितनी हो जाएगी उस साइकिल के पहिए की, 140 सेंटीमीटर की हो जाएगी। कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में बराबर ऑप्शन दिखेगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमें sin d की वैल्यू दी है, sin d प्लस cos d का स्क्वायर करने के बाद वैल्यू क्या आएगी वो हमें पूछा है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने पीछे वाले सेट में भी डिस्कस किए, तो इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 ही sin cos और tan ही लिखा है, क्योंकि बाकी की हमें जरूरत थी है। और sin की वैल्यू क्या हो जाती है, p/h, और cos की हो जाती है b/h, और tan की हो जाती है p/b हो जाती है। और इसमें p होता है परपेंडिकुलर, b बेस, और h हाइपोटेनस होता है। सिंपली हमें इससे सबसे पहले क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल बना देना है और यहाँ d दे देना है इस कोण को। तो इसके सामने वाली वैल्यू क्या हो जाती है, p, और ये हो जाता है h, और ये हो जाता है b। अब देखो यहाँ पर हमें साइन की वैल्यू दी है, यानी p और h की दी है। तो p कितना है, यहाँ पर 3 है और h 5 है, तो ट्रिपलेट के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा b। अब हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमें साइन की वैल्यू तो ऑलरेडी दी है 3/5, प्लस क्या कर देंगे हम कॉस की वैल्यू। तो कॉस की वैल्यू क्या आती है, b और h। b हमारे पास कितना है, 4 है, और h हमारे पास कितना है, 5 है। अब इसे हम जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो हर समान है तो 5 भी आ जाएगा, और इन दोनों का क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, यानी कि 7/5 हमारा आंसर निकल के, नहीं सॉरी 7/5 नहीं, 7/5 का हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दिया है, स्क्वायर दिया है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 49/25 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरह से इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना होता है। चलिए फिर आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसमें। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें क्या दिया है, 32 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 10 घंटे काम करके इस काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता है, हमें बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कुछ इस फॉर्मूले से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। m1 इंटू h1 इंटू डी बराबर हो जाएगा m2 इंटू h2 इंटू डी। अब देखो m1 हमें कितना दिया है, यानी कि कुल आदमी कितने दिए हैं, 32 दिए हैं, जो कि 6 घंटे काम करते हैं और 10 दिन काम करते हैं। ये हमारा टोटल काम निकल गया जो कि करना है। लेकिन इसी काम को अगर कितने आदमी हमें नहीं पता, कितने आदमी, लेकिन कितने 10 घंटे काम करते हैं और कितने दिन तक, 12 दिन तक करते हैं, यानी कि उसी काम को कर रहे हैं, इसलिए इज इक्वल टू दे दिया, और आवर्स 10 दिए हैं और दिन 12 दिए हैं, तो ये कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ से 10 कट जाएगा, इज इक्वल टू में सीधा सीधा कट जाता है। 6 से हम काटेंगे तो 2 बार में चला जाएगा, और ये 2 से काटेंगे तो ये 16 आ जाएगा, यानी कि मैन बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 16 निकल के आ जाएगा। कुछ इस तरह से आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर भी बराबर हो जाएगा। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है, 2304, और ए की वैल्यू हमें नहीं दी है। तो
इसे हम क्या 9 से पूर्णतः क्या कह सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं। ऐसा इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या a का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें a के स्थान पर ऐसी कौन सी प्राकृतिक संख्या रखनी होगी कि हम उसे 9 से पूर्णतः विभक्त कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताना है, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या 9 की विभक्ति का नियम पता होना चाहिए, यानी कि इन सब संख्याओं का अगर हम योग कर देते हैं तो योग जो आएगा उस योग को अगर हम 9 से विभक्त कर सकते हैं तो इस संख्या को भी हम 9 से विभक्त कर सकते हैं। ये 9 की विभक्ति का नियम कहता है। तो जब हम इसका योग करेंगे 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 को तो हम 9 से विभक्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें a के स्थान पर एक और वैल्यू चाहिए जो ऐसी पुट करे कि हम 9 से उसे विभक्त कर सकते हैं। तो जब हम इसे 9 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे तब 9 से विभक्त सकते हैं। 9 के बाद दूसरी संख्या कौन सी आती है, 18। तो 18 आना चाहिए। तो 18 कब आएगा, जब यहाँ पर हम एक ही जगह पे 9 रखेंगे, 9 इसमें जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा। तो 18 को हम 9 से पूर्णतः विभक्त कर सकते हैं। तो यहाँ जब हम 9 रखेंगे तो इस संख्या को भी हम पूर्णतः विभक्त कर सकते हैं, ये बता सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बराबर हो जाएगा, जो कि 9 इसका आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरह से इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के सेट में हम और बेहतरीन क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, तो फिर अगले सेट में मिलते हैं। धन्यवाद।